Welcome, children, to the second part of the third chapter of history, which is applied history. In our previous video, we have discussed the 3.1 point and 3.2. Now we will be discussing the 3.3 point, which is applied history and our present. हमने पिछले वीडियो में देखा कि 3.1 और 3.2 में क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या है। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब होता है पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमें अपना हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसकी चीज़ के लिए हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 3.3, जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट, कि अप्लाइड हिस्ट्री अपना हमारे प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करती है। तो लेट्स बिगिन। People often ask about the practical value of history. लोगों को हमेशा जानने की कोशिश रहती है कि हिस्ट्री की प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब हिस्ट्री, हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन उस हिस्ट्री का एक्चुअल वैल्यू क्या है, किस चीज़ के लिए पढ़नी चाहिए हिस्ट्री। हम लोग स्कूल एज से, मतलब 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस चीज़ में हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, कि उस ज़माने में हुई चीज़ों का हमारे इस ज़माने से क्या ताल्लुकात है, इस चीज़ों के लिए, किस चीज़ों के लिए हम लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है ये जानेंगे अभी। देखो, द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। द विजिबल एंड द इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। तो उसका नेचर समझने के लिए हमें पहले ये चीज़ समझनी आनी चाहिए कि इनविजिबल रेलिक्स, रेलिक्स मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर लेफ्ट इन द पास्ट, ओके, वो ऑब्जेक्ट्स जो हिस्ट्री में हो चुकी है, उन चीज़ों का अभी के चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है, या उसमें उससे क्या नई चीज़ें हम बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग उसको स्टडी करना चाहिए। सी वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम, कि उन चीज़ों के सामने हमारा कुछ ना कुछ तो क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन रहता है कि पुराने ज़माने की कुछ जो चीज़ें होती है वो चीज़ें अभी के ज़माने से काफ़ी अलग हुआ करती, तो उन चीज़ों के बारे में हमें और नॉलेज चाहिए। तो इसके चलते हम लोग हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। वी विश टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थाट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो हम लोग बोलते हैं कि बाबा हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे एडवांस्ड है, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिलती है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन, मतलब इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है कि उन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। जैसे हम लोगों को पता है कि बाबा हमने रामायण देखा है, हमने महाभारत देखा है, तो रामायण में हमें देखा है कि उस टाइप के वेपन्स, मतलब राम ने जो वेपन्स यूज़ किए, मैथोलॉजिकल स्टोरी है लेकिन उसमें कुछ तो उसको रियलिटी होगी ना, कुछ तो उस तरह के वेपन्स होंगे, तो कुछ वेपन्स का इस्तेमाल करना कैसे होगा। या फिर हम आयुर्वेदा के बारे में पढ़ते हैं। आयुर्वेदा का मतलब आपको तो पता है, मेडिसिन में टुडे वी हैव गॉन वेरी न्यू हाइट्स, मेडिसिन नए तरीके के आ रहे हैं जिससे हम कई सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के इस्तेमाल से ही बहुत सी खतरनाक बीमारियां दूर हुआ करती थी। तो वो कैसे होता था, इसके बारे में भी हमारे मन में क्यूरियोसिटी कि ये कैसे होता था। तो इसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री का पढ़ना चाहिए। सी We wish to know more about this history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. It is our heritage. Heritage का मतलब यहाँ पे होता है something which has come from the past to the present. Okay, it has been passed from that period to our period. एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक पहुँचाई गई हुई कुछ चीज़। ओके, द हिस्ट्री ऑफ आर हेरिटेज लिंक्स विथ आर ओरिजिन। तो देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द हिस्ट्री ऑफ आर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आर ओरिजिन। तो हमारी जो हेरिटेज है, हमें जो हमारे पास्ट के लोगों से, हमारे फोर फादर्स ने जो दिया हुआ है, उससे यहाँ कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिन से रिलेटेड है। हम कैसे थे और हम अब क्या बन गए हैं, इसके पीछे अगर हमें कुछ जानना है तो वो हमें हमारी हेरिटेज के बारे में और बताता है। देखो, हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। प्रिजर्व का मतलब है, प्रिजर्व मीन्स टू मेंटेन इट एंड कंजर्व मीन्स टू प्रोटेक्ट इट। तो हमको जो भी मिला है, हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे पहले जनरेशन से जो हमारे इस जनरेशन तक आया है, उसे हमें कैसे करके प्रिजर्व और कंजर्व करना है। किस चीज़ के लिए? फॉर द फ्यूचर, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। पुरानी टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी, तो पुरानी टेक्नोलॉजी हमसे कई ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो लोग अभी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए बढ़ रहे हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी है।
इंसान पहले किस तरह मैकेनिकल फोर्स की मदद से काम करता था, बराबर है। जहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल आप ले लो एक बुलक कार्ट को खींचने का काम एक बुलक करता था, एक बुल या फिर कोई एनिमल रहता था वो उस कार्ट को खींचता था। इससे इस एनर्जी की वजह से कोई भी एनवायरनमेंट पे हार्म नहीं होता था। लेकिन अभी हम देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की यूज़ की वजह से, उसके हार्मफुल गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में गंदगी फैल रही है। तो हम लोग अभी क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समझ लो कि टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर थी। तो इसके चलते हम भी नई चीज़ें ढूंढना चालू कर दिया है। देखो अभी अप्लाइड हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड इट मेक्स इट एक्सेसिबल फॉर द पीपल। तो इसका मतलब ये क्या होता है, देखो अप्लाइड हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पता करें। इसका मतलब ये भी है जो भी हमें हमारे फोर फादर से मिला है, जो भी हिस्ट्री हमारे पास है, उसके हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए और उसके बारे में और पता लगाना चाहिए, जिससे हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उसके बारे में बता सकें। देखो हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी ये हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है? हेरिटेज मैनेजमेंट का मतलब है द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, restoration of म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। जो भी पुरानी मॉन्यूमेंट्स थे हमारा, जो भी टेम्पल्स को हो, पैलेसेस को हो, वेपन्स को हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन को हो, उसको हमें ध्यान से रखना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे बारे में उसको डिकोड करके उससे निकली हुई इन्फॉर्मेशन को हम पब्लिक कर सके। सी इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उससे और ज़्यादा डिकोडिंग करने की ज़रूरत है, उसे अच्छी तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है 3.4 द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज एनीथिंग। तो किसी चीज़ को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए जो कल्चरल और नेशनल हेरिटेज में आता है, उन चीज़ों को हम किस तरह से सेफली रख सकते हैं। देखो अभी पहला पॉइंट है ए द कल्चरल हेरिटेज। अभी कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है, सुन लो। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो किसी भी कंट्री का एक कल्चर होता है, किसी देश का एक मतलब देश का कल्चर होता है, सिटी का कल्चर होता है। तो उन ह्यूमंस से रिलेटेड हुए कुछ क्या बोलते हैं उसे, तो कल्चर के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह का अगर कोई आर्ट हो, आइडिया हो, कस्टम्स हो, सोशल बिहेवियर हो लोगों का, तो उसे हम कल्चर कहते हैं, जो किसी भी एक ह्यूमन से ना रिलेटेड होकर पूरी सोसाइटी से होता है। तो दो टाइप के कल्चरल हेरिटेज होते हैं, एक होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड सेकंड इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या होता है, देखो दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसके बाद कई सारी चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो कहीं ना कहीं किसी कल्चर के बारे में हमें बताती है, इसे बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। द सेकंड टाइप इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेजेस। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज में आने वाले उसके जो बेस होता है, स्टोरीज होती है, शायद से गाने होते हैं, तो उनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट इज़ द ट्रेडिशनल नॉलेज। किसी भी चीज़ के पीछे का ट्रेडिशन, एक स्ट्रक्चर होता है कोई भी चीज़ करने का, उसके पीछे का स्ट्रक्चर। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पीछे का कोई ना कोई कस्टम रहता है। हमारे देश में हम गणेश उत्सव मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम क्रिसमस करते हैं। तो इन सारी कस्टम्स को जब हम फॉलो करते हैं तो उसके पीछे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ट, फर्स्ट इज द परफॉर्मिंग आर्ट एंड सेकंड इज द विजुअल आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो चीज़ें आती है जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आती है। और विजुअल आर्ट्स में आता है पेंटिंग, स्कल्पटिंग या फिर ऐसी कुछ चीज़ें। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज द सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स। तो ये कल्चरल हेरिटेज में आता है। ट्रेडिशनल स्किल्स का मतलब है कुछ पुराने
हमारे ऐसी टेक्निक्स थी हमारे पास जो उस क्या बोलते हैं स्किल्स, उस चीज़ों को बनाने के लिए एक स्किल हुआ करता था कि पॉट मेकिंग होता था, स्टिचिंग होता था, या फिर मेटल से वेपन्स बनाना होता था, या घर बनाना होता था। उसके लिए एक स्किल लगता था, उसके लिए कुछ आना पड़ता था। तो वो चीज़ें हमें अपने हेरिटेज में बचा के रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटीज़ ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस कस्टम्स एंड स्किल। प्रिजर्वेशन ऑफ सच कम्युनिटीज़ का मतलब है कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर आपको कोई स्किल आती हो तो आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जैसे ब्लैक स्मिथ का होता था, गोल्ड स्मिथ का होता था, आर्चर्स का होता था, वॉरियर्स का होता था। तो इन सारी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ होती थी, पेंटर्स की कम्युनिटी होती थी। तो इन सारी कम्युनिटीज़ को हमें आज भी ज़िंदा रखना चाहिए, हमें उनको और क्या बोलते हैं उसे इनक्रेज करना चाहिए उनकी स्किल्स को। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ हेरिटेज इज़ नेशनल हेरिटेज। नेशनल हेरिटेज का मतलब है नेशनल प्रॉपर्टी। कौन सी चीज़ें नेशनल प्रॉपर्टी में आती है? देखो, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग चीज़ें, हमारे पास अलग अलग चीज़ों का एक डाइवर्स कलेक्शन है। जैसे हमारे पास अलग टाइप के प्लांट्स है, एनिमल्स है, लोग है, कल्चर्स है, लैंग्वेज है। तो उससे देखो, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। द फर्स्ट इज द फौना। फौना का मतलब होता है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। उसके बाद आता है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब फ्लोरा और फाउना का रिलेशन उस एनवायरमेंट के साथ किस तरह का है। तो जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कैसे है। Okay, then it is essential for the benefit of future generations to preserve our heritage। हमें अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए कौन काम करता है? देखो, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूएन का ही एक ब्रांच है, ये काम करता है। द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज। तो ये लोगों का काम है नेशनल हेरिटेज को किसी तरह बचा के रखने के लिए उन्होंने एक नई कंसेप्ट लाई, वो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। इन चीज़ों को सिर्फ उस कंट्री या फिर उस पर्टिकुलर सिटी तक लिमिटेड ना रख के उसे वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की है। तो उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो ये चीज़ें कब इम्पॉर्टेंट हो जाती है? जब किसी चीज़ को नेशनल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब दिया जाता है? जब वो लैंडमार्क या कोई एरिया यूनेस्को की लीगल प्रोटेक्शन में आ जाता है, जो कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस का हो, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाते हैं। देखो, द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स The list of UNESCO's World Heritage now includes the Western Ghats, the Khas Plateau in the Satara district। ये Khas Plateau सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा, आप में से कई लोग इस यहाँ पे विज़िट किया होगा। यहाँ पे कई अलग अलग तरह के फ्लोराज आते हैं, मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स जो इतने क्या बोलते हैं इसे, बहुत ही कम तरह के पाए जाने वाले फ्लावर्स इस वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, जो सातारा में है, महाबलेश्वर में है। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे आने वाले कुछ पौधे मेडिसिनल यूज़ के होते हैं और वो पर्टिकुलरली उसी टाइम पे आते हैं। ये पौधे किसी और भी जगह पे पाए नहीं जाते, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। इसके वजह से इसे हम वर्ल्ड हेरिटेज में गिनते हैं। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एट अ ग्लांस द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। तो ये सारे इनटेंजिबल हेरिटेज के एग्जाम्पल्स है। विल जस्ट रीड अ फ्यू ऑफ देम। द 2001 कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला, द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग। वैदिक चांटिंग का मतलब है कि वेदों के जो मंत्र है उनको चांट करना या फिर उनको करवाना, उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की भी है। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है बहुत ज़्यादा है। देखो, 2017 अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी बताया गया है, द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, फिर आगरा फोर्ट होगा, फिर अजंता केव्स होता, वेरुला एलोरा केव्स होगा, ताजमहल होगा। ये सारा वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज, ये एक रिच कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश है। देखो, फिर वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज साइट्स है। नेचुरल मतलब नेचुरली जो अवेलेबल होती है, ये लोगों ने बनाई हुई इस कल्चर का एक नमूना है, जो कल्चर से उभर के आई हुई, बनाई हुई, और ये नेचुरली फाइंड होने वाली है। जैसे 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क है, या फिर कोलोराडो नेशनल पार्क है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सारी चीज़ें
तो अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज मैनेजमेंट। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट का मतलब है इन सारी चीज़ों को एक तरह रखने के लिए, एक साथ जोड़ के रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो क्या चीज़ें हैं देखो, इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री का एक मेन एस्पेक्ट ये भी है, जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आजू बाजू में, उन चीज़ों को एक यूनिफॉर्म मेथड में कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करना। देखो, तो द वर्क ऑफ द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली रखने के लिए काम करते हैं। उसके बाद में है देखो, इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बिसाइड्स इंटैक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज़ एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दो ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या है। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये होता है कि इंडिया में जो हेरिटेज है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उन चीज़ों को प्रिजर्व रखना। अभी आप सोच सकते हैं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उन पे ध्यान ना देने की वजह से ख़त्म हो रही है या टूट रही है, या फिर उनके बारे में पता नहीं है। तो ये लोग उन चीज़ों के बारे में पता करते हैं, उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उन्हें ध्यान से रखते हैं, उन्हें जो ध्यान देना पड़ता है उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए वो करते हैं। देखो, द वर्क ऑफ द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। ये सारी चीज़ों को ध्यान से रखने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये कौन से एक्सपर्ट्स, अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, फिर फोटोग्राफर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है। देखो, दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से रखने के लिए, क्योंकि इनमें एक रिच कल्चर है, एक सोसाइटी को बिलोंग करती है, इसको पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से रखने की ज़रूरत है। नाउ देयर आर गिवन सम प्रिंसिपल्स विच आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस फॉर देम। सो व्हाट आर दिस? सी, द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर कोई भी चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई मिलती है, तो उसे बिना कोई नुकसान पहुँचाए वो ओरिजिनल स्टेट में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल स्टेट में ही मिलेगी तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो देन नेक्स्ट इज द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशंस एंड देयर एक्सपेक्टेशंस कैन बी सर्वेड इन डिटेल। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोगों के मतलब अभी हम लोग अलग अलग एरियाज़ में रहते, तो हमारे घर के आजू बाजू में सब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती, फोर्ट्स रहते हैं, टेम्पल्स रहते हैं। तो लोकल लोगों का उसके तरफ देखने का एक साइकोलॉजी अलग रहता है। लोगों को लगता है कि ये किसी चीज़ के नहीं, एक पुरानी चीज़ है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ऐसा नहीं होता है, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को काम करना चाहिए। इन लोगों का काम रहता है, ये जो इंटैक्ट का काम है, कि लोगों को उसके बारे में अवेयर कराए कि उसे किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। उसे तोड़े ना, उसे तोड़ने से हमारा हिस्ट्री खो सकता है, कहीं पे हमें हमारी ओरिजिन के बारे में सोर्स नहीं मिल सकता है। ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द local people while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site। ऐसा देखा जाता है कि कई बार ये चीज़ें जहाँ पे मिलती है वहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स उनसे जुड़े होते हैं। कि हम महाराष्ट्र में फोर्ट्स एक प्रिजर्वेशन साइट बन चुके हैं। फोर्ट्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फोर्ट्स हमें हमारी मराठा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो लोकल लोगों को अपना एक उससे सेंटिमेंट जुड़ा होता है। तो उन सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना उन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, देखो नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। तो इन सारी चीज़ों को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार मशीनरीज कम पड़ जाती हैं, आदमी कम पड़ जाते हैं, तो कई बार लोकल पीपल का हेल्प भी लेनी पड़ती है। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्कोलॉजिकल साइट को, ये कैलासा टेम्पल है वेरूल में। सोचा जाए तो अगर अगर ये टेम्पल कभी किसी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला होगा जो ज़मीन के अंदर दबा होगा, तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है इसके आजू बाजू जमे हुए पत्थरों को, पेड़ पौधों को काट के इसे बाहर ना निकालना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता था कि जब जब कभी ऐसी चीज़ें मिलती थी, हमारे पास उस टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो हमें लोकल लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी। ऐसी लोगों के स्किल्स को यूज़ करना पड़ता था जो इसे ध्यान से इन चीज़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इन चीज़ों को बाहर निकालेगा। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब काम मिलता है लोगों को, उससे पैसे मिलते हैं। सो द नेक्स्ट इज द 3.5 अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। तो हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस ऑफ हिस्ट्री में ऐसे कौन से अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स है जिसमें लोग काम कर सकते हैं? देखो, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन द फॉलोइंग फील्ड्स। तो लोगों का जो अलग अलग टाइप की जो प्रोफेशनल फील्ड्स होते हैं, अलग अलग कौन से देखो, फर्स्ट इज म्यूजियम्स एंड आर्कीव्स, ओके, देन सेकंड इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मतलब। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। कि टूरिज़्म का मतलब है कि लोगों को, टूरिस्ट का आना किसी भी हिस्टोरिकल साइट पे, अगर हम टूरिस्ट को उनका अट्रैक्शन पॉइंट बना दें और टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे तो उनसे पैसे मिलेंगे, और ये पैसों को इन टर्न वो उस साइट को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। उसके लोकल जो बॉडीज़ होती है, लोकल जिसे हम कहते हैं लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स को चलाने में इस्तेमाल होगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है इन टूरिस्ट को, आने वाले टूरिस्ट को उनकी देखभाल करने के लिए, या फिर उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, उनको रहने के लिए जगह, इन सारी चीज़ों का तैयार करने में। देखो, नेक्स्ट इज़ द एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। एंटरटेनमेंट और मास मीडिया में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। कि इस पॉइंट का मतलब होता है कि एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो मास मीडिया है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि फिल्म्स होते हैं, टेलीविज़न, टीवी शोज़, जो हिस्ट्री के बारे में और लोगों को बता सके, हिस्ट्री में लोगों को एनकरेज कर सके, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट इज, डू यू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू कैन रीड ऑन योर ओन। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। सो हमने कुछ ब्लॉक छोड़े हैं जो आप अपने आप में भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे, सो एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक म्यूज़ियम का एग्जांपल दिया, तो ये म्यूज़ियम को चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उन डिपार्टमेंट्स की देखरेख करने के लिए, उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए किसी ना किसी को तो ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो एक्सपर्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, मतलब उस बिल्डिंग का कोई किसी ना तो आर्किटेक्चर तो किया होगा, मतलब उस बिल्डिंग को प्रॉपरली किसी ने बिल्ड किया होगा, इस तरह। तो इंजीनियर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसका स्टडी करने के बाद ही उन चीज़ों को वहाँ पे रखा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का काम है उन चीज़ों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन बताना। म्यूज़ियम क्यूरेटर्स का मतलब है वो लोग जो म्यूज़ियम की देखरेख करते हैं। दिस पीपल आर एक्चुअली दोज पीपल हु टेक केयर ऑफ द म्यूज़ियम, okay, a keeper or a collector of old things or all objects. Then you have the sociologist. तो उन चीज़ों का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पता करने का काम ये लोग करते थे। आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का मतलब है वहाँ पे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको प्रॉपरली रखने के लिए कोई ना कोई तो होगा। फिर लीगल एक्सपर्ट्स, फिर स्किल्ड फोटोग्राफर्स, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे रखने के लिए, उनके फोटोग्राफ्स लेके उनको डिस्प्ले में रखने के लिए, ऐसे कई अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाइड हिस्ट्री को, या फिर आप कहिए कि म्यूज़ियम या फिर और चीज़ों को रखने के लिए। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का गेटवे ही है। इन सारी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है। Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites. So this particular line is very important. So to understand this particular line, we have underlined all the important points again. See here, this line is very important. The experts needed to have adequate knowledge of the ancient sites. तो इस फील्ड में आने वाले लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उनके सब्जेक्ट के, जो है अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। इन सारी पोस्ट में आने वाले लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है।
आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भी आदमी आया और अगर फॉर एग्जांपल कहे हमें किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उस आर्किटेक्ट को उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं बाबा किसी और चीज़ का आर्किटेक्ट हूँ तो मैं इस चीज़ में काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। उन हिस्टोरियंस को उस पर्टिकुलर साइट के बारे में कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही ये लोग काम कर सकते हैं। तो ये एडिक्वेट नॉलेज मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस एंशंट साइट्स के बारे में। एज वी कंटिन्यू सी the experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. इसके बारे में उनको knowledge होना चाहिए. Projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. ये लोग professionals होते हैं, तो applied history के help से भी कई तरह के अलग अलग opportunities है, professional opportunities है. So let us see an overlook of the particular entire subject, this lesson. In this lesson we learn that the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation and preservation of our cultural and national heritage, using knowledge of history for this purpose to enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial field to carry out preparatory work plan and for effective implementation of heritage project, etc. It is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of the future generations. अगर इस लाइन्स अगर हम ध्यान से देखेंगे, अभी इनको देखो, इस लेसन में हमने क्या देखा कि अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री मतलब अप्लाइड हिस्ट्री का पब्लिक से होने वाला रिलेशन कैसा है। ये रिलेशन के हेल्प से हमें ये समझ में आता है कि हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी कंजर्वेशन, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको ध्यान से रखने के लिए हमें लोगों में एक सोशल अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? तो देखो, आप यहाँ देखोगे तो प्रोफेशनल स्किल्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान से रखने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो हमें और लोगों को इस फील्ड में लाने की ज़रूरत है जो इस अप्लाइड हिस्ट्री को एक प्रोफेशन की तरह देखे, ना कि एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह। इसमें प्रोफेशनल वर्क बहुत है, इसमें स्किल्ड वर्क बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि ये अप्लाइड हिस्ट्री कई तरह के प्रोफेशंस को जन्म दे रहा है। इससे हम कमर्शलाइज भी कर सकते हैं, मतलब इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं, इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको हम पब्लिक कर सकते हैं, हम अपने देश की हिस्ट्री को भी रिच कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू अवॉइड वैंडलाइजिंग का मतलब है तोड़ फोड़ना। हमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में सीरियस नहीं होते हैं। हमने देखा है कि आउट ऑफ इंडिया लोग अपने हिस्ट्री को कितना जतन करते हैं, लेकिन इंडिया में देखा जाता है कि लोग हिस्ट्री को मतलब मॉन्यूमेंट्स को तोड़ना या फिर उस पर कुछ नाम लिखना, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री को, मतलब हमारे देश की हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। अगर हम इसे प्रिजर्व करेंगे तो हम अपने जनरेशन्स को, फ्यूचर जनरेशन्स को इसके बारे में और अच्छी तरह से समझा पाएंगे।